स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कोटा विद इन कोटा। कोटा ये कोई सिटी नहीं है। ये अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है जहां पे 7 जजेस की बेंच जो है इसके ऊपर डिस्कस कर रही है। ये एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, ये एग्जैक्टली कंसर्न क्या है, लेट्स फिगर आउट कि हो क्या रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली मुद्दा क्या आया। रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, कहीं ना कहीं हमेशा एक डिफिकल्ट वाटर रहा है। अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ चल रहे हो तो शायद हमारे ही ब्रदर्स एंड सिस्टर जो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, और अगर आप रिजर्वेशन के साथ चल रहे हो तो जनरल कैटेगरी का दुख दर्द ये जो है वो कहीं ना कहीं शायद आप नहीं समझ रहे हो, उसके लिए आपको ब्लेम किया जाता है। आज एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि स्टैंड नहीं लेना, स्टैंड भी लेंगे इस एपिसोड के अंदर, साथ ही साथ में बहस पे स्टैंड लेंगे, ना डिबेट पे स्टैंड लेंगे। वी विल नॉट बी टेकिंग अ स्टैंड ऑन जस्ट ऑन आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बट वी विल बी टेकिंग स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स व्हिच वी हैव ऑन टेबल। नाउ लेट्स सी इस कोटा विद इन कोटा के एक जाति को रिजर्वेशन मिली, उसकी जो कुछ सब जातियां हैं। 1931 सेंसस को अगर हम देखें, कास्ट के सेंसस को ब्रिटिश टाइम के अंदर, तो एक जाति थी जिसके अंदर 1700 सब कास्ट थी। पहले एक लॉजिक से देखते हैं, क्या ये सारी की सारी सब कास्ट जो है होमोजीनियस एंटिटी है, क्या एक बराबर है, या फिर इसके अंदर भी हायरार्की के अंदर हायरार्की दिखाई दे रही है। लेकिन इस टॉपिक को अंदर जाने से पहले हम देखेंगे आज कि गरीब कौन होता है। अरे सर, सडनली गरीबी? यस, एक स्पेस समझते हैं कि आज तक हमारी कुछ पॉलिसी डिसीजंस कैसे चले। हु आर एक्चुअली द पुअर? एक टाइम था जब इंडिया के अंदर या भारत के अंदर गरीबी कैलोरीफिक वैल्यूज के अंदर कैलकुलेट की जाती थी, फिर इनकम के बेसिस पे कुछ आई। वर्ल्ड बैंक $1.25 से नीचे वालों को गरीब मानती है किसी भी देश के अंदर। लेकिन SCCC जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो SCCC डेटा पे आधारित है, जहां पे SCCC ये बोलता है कि गरीबी को एक सिंगल क्राइटेरिया पे मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डेप्रिवेशंस आपको समझनी पड़ती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हु एक्चुअली आर पुअर। कुछ वैरायटीज ऑफ कैटेगरीज है, इनके अंदर भी सब कैटेगरीज है। एग्जाम्पल के तौर पे फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेल, SC ST हाउस होल्ड, लैंडलेस। अब एक चीज समझने की बात है कि हर SC ST हाउस होल्ड विदाउट एडल्ट मेंबर ऐसा नहीं है कि गरीब होगा, बट कहने का मतलब यह है कि इनको पॉइंट्स में रखा जाएगा। हर एक क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स लगाए जाएंगे और उस टोटल पॉइंट्स को किसी एक साइंटिफिक बेसिस पे कैलकुलेट करके आपने एक स्केल बनाई, बेस बनाई। मान लेते हैं 1 इज द हाईएस्ट पॉइंट। अगर कोई 0.8 तक पहुंचता है, किसी का 0.1, किसी का 0.2, किसी का 0.4, 0.8 तक पहुंच रहा है तो शायद वो अत्यधिक गरीब है। कोई 0.2 पहुंच रहा है टोटल स्केल्स के अंदर। ऐसा भी हाउस होल्ड हो सकता है जो सबका एक विक्टिम है, सबके अंदर शायद कहीं ना कहीं कोई डेप्रिवेशन है। दिस मीन्स कि पॉवर्टी टुडे इज अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल डेप्रिवेशन। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम और कैलोरी। इन सब कैटेगरीज के अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती है जहां पे ये बताया जा रहा है कच्चा हाउस है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं। ये सारे डेप्रिवेशंस कैलकुलेट करके हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं पॉवर्टी के अंदर, जिसको हम जानते हैं BPL, APL और अंत्योदय अन्ना। ये है एक इवोल्यूशनरी स्केल पे। दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत्योदय अन्ना। ये इनसे कम गरीब है और ये शायद गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो शायद ये BPL में आ जाएंगे। BPL वालों को सपोर्ट नहीं मिला तो शायद ये अंत्योदय अन्ना हाउस होल्ड्स में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी के अंदर भी या पुअर आइडेंटिफाई करने के अंदर भी हमने सब कोटाज यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। और पॉवर्टी के अंदर जब वो सब कोटाज यूज हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं कि आज देश में बेहतर तरीके से पॉवर्टी हो रही है। और यही लॉजिक अगर मैं कास्ट में लगा दूं तो आप ये आर्ग्यूमेंट करते हो कि कास्ट तो सब एक होमोजीनियस है।
how is it possible that so many 1700 subcaste present in a particular caste are having similar standards of life chances, life standard of living? Why can't we assume or evaluate there are variations present within these subcategories? लेकिन इस रिजर्वेशन को अंदर तक जाने के लिए हमें यह समझना है कि रिजर्वेशन देने का मूल कारण क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के अंदर। कुछ लोग यहां पे हैं, कुछ लोग स्तर में यहां पे थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, हमने इक्वालिटी की बात की। इक्वालिटी में हमने लॉ में इक्वालिटी ले आए, फॉर्मल इक्वालिटी। इक्वालिटी हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की कि सबको बराबर लॉ ट्रीट करेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब मान लो ये अपॉर्चुनिटी है एक आईएएस बनना, ये ऊपर होने के कारण शायद बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इनके पास शायद कम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। आरक्षण, आपने एक मूवी देखी होगी कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स बहुत चैलेंजेस को फेस करते हैं और उसके बाद शायद वो यहां पहुंच पा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी आईएएस बनने की आपने सब कास्ट को दी, सब जातियों को दी, लेकिन हर जाति अलग अलग पोजीशंस पे बेस्ड होने के कारण कोई इकोनॉमिक पोजीशन ही नहीं है, सोशल सर्कमस्टेंसेस की भी बात कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज का बराबर से यूज नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें लगा अगर हम इनको सपोर्ट दे देंगे तो शायद ये बराबर की फाइट कर पाएंगे। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि इनको ऐसा सपोर्ट देना है कि इनको यहां से यहां नहीं लेके आए, ये इनको इनके बराबर कर दे। आज देश में ये आर्ग्यूमेंट है कि इस सपोर्ट के चलते कुछ लोग, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। सो व्हाट वाज द गोल? गोल वाज इनको सपोर्ट देने के कारण ये बंदे इनके बराबर आ जाएंगे, ये जातियां इनके बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई गलती नहीं है, कोई सही बात है, तभी जाके बराबर की अपॉर्चुनिटीज यूज कर पाएंगे। अब आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, मान लेते हैं 2023, इनको जब सपोर्ट मिला तो अब ये भी ऐसा बहुत ओपिनियन चल रहा है या मानना है, रियलिटी में हो भी रहा है कि इनको सपोर्ट मिलने के कारण ये लोग अब ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। इनको शायद अब प्रिविलेज के जैसे लगने लगी ये रिजर्वेशन, when the reservation actually was an affirmative action which was not providing any privileges, it was only providing an equal breathing space. Today over a period of time बहुत सारे लोग ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। अब इसके कारण एक टॉपिक आया कि भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है 2023 में ही, कि ये है नॉर्मल सिचुएशन और कुछ लोग सपोर्ट के चलते यहां पे आ गए, सपोर्ट मिला और ये इसके अंदर कुछ लोग यहां पे आ गए। दैट मीन्स मान लेते हैं एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन कर रहे हैं हम बात। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया था कि ये आदमी यहां पे एक्चुअली ऐसे आए, लेकिन इसमें कुछ जातियां तो आज भी नीचे रह गई, सपोर्ट का यूज नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन विद इन द सबकास्ट कैटेगरी बाय सर्टेन पीपल। और ये मोनोपोली के दम पे कुछ लोग इतने आगे बढ़ गए कि टुडे दे आर नॉट ओनली लार्जली क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन देयर ओन कास्ट, but they are also started dominating certain important positions because of the constant support which they have enjoyed from past 70 years. अब ये दो पहलू की डिबेट है by दो different groups and दो different ideologies. So the goal of reservation was not to create inequality. The goal of reservation was to largely establish an equalitarian state where certain privileges was not given, rather than certain benefits were given so that the disprivileges can be taken care of. प्रॉब्लम ये आई कि इस सपोर्ट के कारण मोनोपोलाइजेशन कास्ट हुआ और सिनेरियो कुछ यहां पे आके खड़ा हो गया कि शेड्यूल कास्ट में कुछ लोग आज भी वहीं हैं जहां पे थे और कुछ लोग हैं जो बहुत ऊपर आ गए।
अब इस इश्यू को टैकल करने के लिए लोगों ने डिमांड की कि हमें सब कास्ट कोटा देने की अनुमति होनी चाहिए। यह है मुद्दा। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट्स सी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, जस्टिफाइड है या नहीं है। लेट्स फिगर इट आउट। ये सब कोटा की डिमांड आई। डू वी हैव एनी सच सब कोटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, ओबीसी के अंदर सब कोटा है। ओबीसी के अंदर क्या कोटा है साहब? एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, एक नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। ओबीसी के अंदर इकोनॉमिक बेसिस पे ये सब कोटा बनाया गया कि कुछ लोग अगर 8 लाख के इनकम से ऊपर कमा रहे हैं तो वो ओबीसी हैं कास्ट के बेसिस पे, बट क्योंकि पैसों के बेसिस पे उनके पास क्षमताएं हैं, उन्हें 27% रिजर्वेशन में नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ ओबीसीज हैं जो कास्ट का शिकार तो है ही है, तो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, बट एट द सेम टाइम वो इकोनॉमिकली भी साउंड नहीं है, तो उन्हें 27% के रिजर्वेशन में डाला गया आफ्टर मंडलाइजेशन और आफ्टर मंडल कमीशंस, जो वीपी सिंह की सरकार आके इंप्लीमेंट करती है। तो सब कास्ट कोटास है, ओबीसी में दिखाई देता है। आगे जाके पहले भी मैंने बताया, पुअर के अंदर भी ऐसा ही सब कैटेगरी है जो हमने अंत्योदय अन्ना, बीपीएल और एपीएल में देखा। बात है मुद्दे पे, अभी क्या इशू है? सिमिलर कोटास शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए। अब जस्टिफिकेशन ये है कि ओबीसी में आ रहा है, भाई साहब शेड्यूल कास्ट में भी लगाओ आप। अब शेड्यूल कास्ट, ये है आज का मुद्दा, ये है आज का टॉपिक, जिसके ऊपर 7 माननीय जजों की बेंच बैठी हुई है जो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब बिफोर दिस ए स्मॉल इंफॉर्मेशन, आज जो सोशियोलॉजी का बैच है जनवरी का क्लोज हो जा रहा है। टेक द एडमिशंस एंड टेक फुल बेनिफिट्स ऑफ इट, एंड if you really want to learn sociology by application, then this is the only scope which you have, and we are proud that we teach sociology, not just preach sociology. The debate. States have argued that there are some castes that are grossly underrepresented despite reservation in comparison to so-called dominant scheduled caste. कि कुछ सब कास्ट आज भी ठीक से विकसित नहीं हुई है। They want, अब ये मानते हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट तो है लेकिन इनको यूज नहीं कर पाए रिजर्वेशन, कुछ कास्ट ही शेड्यूल कास्ट में यूज करते चले गए, तो इनके लिए भी कोई एक स्पेसिफिक प्रावधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द स्टेट्स वांट्स टू क्रिएट अ सेपरेट कोटा फॉर सम कास्ट विद इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। कि कुछ शेड्यूल, सारे के सारे शेड्यूल कास्ट है, मान लो 10 ये कास्ट, अब इन 10 में से 5 बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पे पहुंच गए, 5 शायद वहीं है, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो अब चाहते हैं कि ये जो नीचे रह चुके हैं उनका एक सब कोटा क्रिएट कर दो इस शेड्यूल कास्ट के अंदर, ताकि इनको अपॉर्चुनिटी मिले और ये भी कहीं ना कहीं बेटर पोजीशंस पे आ सके। कितना मांग रहे हैं? 15% का सब कोटा होना चाहिए टोटल कोटा ऑफ शेड्यूल कास्ट के अंदर। तो 7.5% अगर शेड्यूल कास्ट का कोटा है तो मान लो 100 सीटें अगर इनके लिए रिजर्व की जा रही है, मान लो 7.5% इज इक्वल टू 100 इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, तो 15% 100 का 15 सीटें बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए होनी चाहिए। स्टार्ट कहां से हुआ पूरा मुद्दा? स्टार्ट होता है यहां से। 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जहां पे उसने डिवाइड कर दिया शेड्यूल कास्ट को। गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन डिवाइडिंग इट्स 25 शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एट दैट टाइम इन 2 कैटेगरीज। उस टाइम में 25% था, आज नहीं है। इस 25% ऑफ शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दी गई वो 2 कोटा में डिवाइड किया। इन द फर्स्ट कैटेगरी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटीज। पहले कैटेगरी में ये 2 लोग थे, which were मजहबी सिख कम्युनिटीज which were and continue to be considered 2 of the most economically and educationally backward caste। मतलब पूरा शेड्यूल कास्ट में इन 2 कम्युनिटी को बैकवर्ड वाले में डाला गया। एज अ रिजल्ट दे वर टू बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो शेड्यूल कास्ट की ये 25% की जो रिजर्वेशन दे रहे थे, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस ये इन दोनों को देते थे। अगर इनसे कोई अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो बाकी शेड्यूल कास्ट के अंदर कंसीडरेशन की जाती थी। प्रेफरेंसेस फॉर एनी रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इन 2 कम्युनिटी को पहला प्रेफरेंस दिया गया। किस बेसिस पे दिया गया? भाई ये सबसे बैकवर्ड थी उस स्टेट के अंदर, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, तो पहला प्रेफरेंस इसे दिया। अगर इनमें से नहीं है तो बाकी कोई शेड्यूल कास्ट है वो इस 25% से ही फिल होगा। याद रखना, जनरल कैटेगरी नहीं आ जाएगा इनके अंदर, आएंगे शेड्यूल कास्ट ही। पहला प्रेफरेंस सबसे बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड, फिर उसके बाद कम बैकवर्ड से।
The second category consisted of rest of the scheduled caste communities which didn't get this preferential treatment. तो इन दो को जो मिला वो बाकियों scheduled caste को नहीं मिल रहा था. ठीक है. It was one of the first instance of existing reservations being subclassified. Scheduled caste के अंदर first sub quota यहां से start होता है 1975 के आसपास. By a state to provide benefits to certain communities beyond what was already being afforded to scheduled caste categories. While the notification remained in force for nearly 30 years, 30 साल तक चली, कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया. It ran into legal hurdles when in 2004 में क्या हुआ, एक 5 bench judge constitution bench struck down a similar law introduced by Andhra Pradesh government. आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा सही पंजाब के जैसे कुछ एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की. 2004 के अंदर ये 2000 के लॉ को खारिज कर दिया गया और इसके चक्कर में अब पंजाब का लॉ भी कहीं ना कहीं कटघरे में आ गया कि भाई आंध्र प्रदेश में ये सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट नहीं चली तो तुम कैसे 30 साल से इसको लागू कर रहे हो. तो 2004 में ऐसा जजमेंट आया जो शायद अब ये चीजें चेंज करने वाला है. क्या हुआ? ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश वाला किस बेसिस पे टोन डाउन किया गया, रिडेंडेंट बना गया, नल एंड वॉइड, ऐसा सा चला केस. द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द आंध्र प्रदेश एक्ट फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी. सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि सब कैटेगरी का जो कोटा बनाया है अपने शेड्यूल कास्ट के अंदर वो इक्वालिटी का वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14. The law contained expansive list of scheduled caste communities identified in the state and the quota of reservation benefits provided to each of them. तो किया क्या आंध्र प्रदेश ने? आंध्र प्रदेश ने किया कुछ ऐसा कि मान लो ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज है 1 से 10. इन सारे कैटेगरीज को आपने बैकवर्डनेस पे डिवाइड कर दिया, सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और हर एक कास्ट का कोटा डाल दिया. 1%, 2%, 5%, 10%, जो भी एक कोटा था. मान लो टोटल शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन 7.5% है तो 7.5 का 1% यहां से, 2% यहां से, 3%, 5%, 10%. अब ये बैकवर्डनेस के बेसिस पे शेड्यूल कास्ट को सब कोटा में क्लासिफाई किया. कोर्ट ने बोला भाई ये नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, हम नहीं मानेंगे. पंजाब साहब ने भी तो ऐसे ही कर रखा था. शेड्यूल कास्ट के कोटे को 2 कम्युनिटीज में डिवाइड किया. पहला कम्युनिटी मजहबी सिख कम्युनिटी और वाल्मीकि थे, दूसरे में सारे शेड्यूल कास्ट आते थे. पहला प्रेफरेंस इसे देते थे, ये नहीं है तो इन्हें कंसीडर करते थे अपने 25% के कोटा में. तो जब आंध्र प्रदेश का एक्ट खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा है कि जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड देयरफॉर द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री. इन्हीं के रेफरेंसेस को यूज करके पंजाब का लॉ ट्रबल के अंदर आ गया. व्हाई द कोर्ट स्ट्रक डाउन द एक्ट? The court held that subclassification would violate the right to equality by treating communities within this category differently. इस केस की बात कर रहे हैं. It said that scheduled caste list must be treated as a single homogeneous group. ये याद रखना, ये आगे जाके कंट्रोवर्सी में आएगा जजमेंट. भैया शेड्यूल का सारा एक होमोजीनियस ग्रुप है. ये वो कैटेगरी है जो अनटचेबिलिटी का शिकार हो रही थी. अब इसमें ये कैटेगराइज मत करो ये ज्यादा अनटचेबल के शिकार हो रहे थे, ये कम हो रहे थे, ये मत करो, ये सब्जेक्टिव है. तो भैया होमोजीनियस ट्रीट करो शेड्यूल कास्ट को. The rationale was that since the constitution classifies the scheduled caste, कहने का मतलब ये था इस पॉइंट में कि certain caste in a scheduled caste as they historically face discriminations due to the practice of untouchability. अब untouchability के अंदर तुम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, ये कम ये ज्यादा. Also कोर्ट का ये भी मानना था that it violated article 341 of the Indian Constitution. अब भाई साहब ये किस चिड़िया का नाम है? 341 क्या है? 341 के अंदर यह माना गया है कि प्रेसिडेंट जो है लिस्ट निकालेंगे शेड्यूल कास्ट की और वो कोई स्टेट बदल नहीं सकता है, वो लिस्ट को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा. आर्टिकल 341 जो मैंने यहां पे लिखा है, ये 5 बेंच की जज बोलती है ये प्रेसिडेंट निकालेंगे और आप इंटरफियर नहीं कर सकते हो इसके अंदर. तो आप इंटरफियर क्यों कर रहे हो ये सब कैटेगरी बना के? एज इट इज प्रेसिडेंट की लिस्ट को फॉलो करो, आपके पास अनुमति नहीं है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाने की. 2 years आफ्टर द एपेक्स कोर्ट रूलिंग, मतलब 2004 के 2 साल के बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन डॉक्टर कृष्णपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के 1975 के लॉ को भी खत्म कर देते हैं. मतलब सब कास्ट की स्टार्ट हुई पंजाब से,
आंध्र प्रदेश के अंदर इसको सबसे पहले नहीं माना गया, और इस आंध्र प्रदेश के जजमेंट के बाद में पंजाब के अंदर पाल साहब के जजमेंट के अंदर, दैट इज कृष्णपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब के लॉ को भी सेम रीजंस के कारण स्ट्रक डाउन कर दिया गया। जो रीजंस दिए गए इनके बेसिस पे उसको भी कट डाउन किया गया। तो मतलब अब यहां पे हम खड़े हैं 2006 में, जहां पे पंजाब का लॉ भी नलीफाइड, आंध्र प्रदेश का लॉ भी नलीफाइड। सिचुएशन क्या है, कोई सब कास्ट कैटेगरी का कोटा शेड्यूल कास्ट में नहीं होगा भाई, सिंपल। चलिए कोई बात नहीं। अब टिट फॉर टैट स्टार्ट हुआ। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो पार्लियामेंट जो है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, पार्लियामेंट जो है, वो सारे उनको रिवर्स कर सकते हैं अगर नया एक्ट बना लिया जाए, कोई नया लॉ बना लिया जाए। अक्टूबर 2006 के अंदर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, मैंने ये पंजाब हाई कोर्ट था, रिमेंबर दिस। इन 2006 में क्या किया गया, जब ये लॉ खारिज कर दिया गया, पंजाब असेंबली ने क्या किया, 4 months after the Punjab and Haryana High Court struck down the notification, the Punjab government attempted to bring back the law, नया लॉ बनाने की कोशिश की कि फिर हम नया एक्ट बनाएंगे। क्या था, कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। तो लेजिस्लेटिव असेंबली अब लग चुकी थी कि फिर मैं लॉ बनाऊंगी, पास कराऊंगी असेंबली से, फिर जाके लॉ बन जाएगा। This act reintroduced the first preference in reservation for Balmiki and Mazhab। तो पंजाब हाई कोर्ट बोलता है हम नहीं मानेंगे, असेंबली बोलती है हम भी नहीं मानेंगे, फिर एक्ट पास किया गया, फिर सेम प्रोविजन आ गया। अरे यार हद हो गई, ये टिट फॉर टैट कब तक चलेगा। 2010 में द हाई कोर्ट वंस अगेन स्ट्रक डाउन दिस प्रोविजन। लो भैया वापस आओ, वापस खत्म। तो हाई कोर्ट तोड़ते जा रहा है, पंजाब असेंबली फिर बना रहा है, फिर इसने अब वापस दूसरी बार इस एक्ट को खारिज कर दिया। किस एक्ट को, 2006 की 2006 के एक्ट को। अब आता है सुप्रीम कोर्ट। पंजाब अब परेशान था पंजाब हाई कोर्ट से, और अब ये सीधा सीधा बोल रहा है हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे। अब चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब का जैसे ही वो 2006 का लॉ खत्म हुआ, पंजाब पहुंच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के भाई साहब हमारे साथ कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है, आप इसके ऊपर कहीं थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बताएं। पंजाब गवर्नमेंट then moved the Supreme Court against the High Court ruling, arguing that Supreme Court in 2004 had incorrectly concluded that scheduled caste quota cannot be subclassified। पंजाब का आर्ग्यूमेंट यह था कि हाई कोर्ट का मानना गलत है कि सब कैटेगरी नहीं कर सकते, हम मानते हैं कर सकते हैं। चलिए भाई ठीक है, तुम मानते हो, सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है देख लेते हैं। 2014 में, मतलब 4, 5, 6 साल चलता गया चीज, क्योंकि 2010 में फिर हाई कोर्ट ने खत्म किया, अब 2014 पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट इन देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, किस पे, वो पंजाब जो हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस कोटा के, हम तो कोटा बनाएंगे। देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रेफर्ड द अपील टू 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कि ठीक है यार हम थोड़े 4 साल तक तो बैठे रहे, फिर 5 बेंच को रेफर कर दी कि भाई आप डिसाइड करो। टू डिटरमाइन इफ 2004 का जो चिन्नैया डिसीजन था आंध्र प्रदेश वाला, रिक्वायर्ड रिकंसिडरेशन सिंस इट नीडेड इंक्वायरी इनटू द इंटरप्ले ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अब सुप्रीम कोर्ट का मानना था भाई कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज चिन्नैया साहब का जजमेंट आर्टिकल 14 के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 14 को कैसे इंटरप्रेट किया जाए देखें तो सही। तो बोला एक काम करो, देवेंद्र सिंह साहब की बेंच वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जाओ, और ये 5 बेंच जज बनाई है जो इसके ऊपर डिस्कस करेगी। तो अब आगे क्या हुआ, एक दूसरा केस साथ ही में चल रहा था, इससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान से समझना। ये केस चल रहा है, 5 बेंच की जज अब देखेगी 2014 में क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। इन अनदर केस जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है ये सुनो। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विथ शेड्यूल कास्ट 2। मतलब पंजाब ने लॉ बनाया, 30 साल तक प्रैक्टिस किया, आंध्र प्रदेश बनाना चाह रहा था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, फिर पंजाब का हाई कोर्ट भी खत्म कर देता पंजाब का लॉ, पंजाब फिर बनाता है, पंजाब सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच के जज को रेफर कर दिया है, अभी तक मुद्दा यहीं तक रहा।
लेकिन साथ ही साथ में दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक और बहस दूसरे केस में चल रही थी, जर्नैल सिंह साहब के केस में, कि शेड्यूल कास्ट के जो कोटा में प्रमोशन, शेड्यूल कास्ट में जो प्रमोशन का कोटा है, क्या उसमें सब कास्ट हो सकता, सब कोटा हो सकता है? जर्नैल सिंह जजमेंट ने ये बोला, हाँ जी साहब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब यहां से स्कोप खुलना स्टार्ट हुआ। The creamy layer concept puts an income ceiling on those eligible for reservation. While this concept applies to other backward caste, it was applied to promotion of scheduled caste for the first time in 2018. इस जजमेंट के बेसिस पे जो आया 2018 में फाइनली सब कास्ट कोटा बनाया गया प्रमोशन के अंदर। अपॉइंटमेंट का बहस यहां पे चल रहा है, देखेंगे क्या हुआ। प्रमोशन का दूसरे केस में यह मान लिया गया कि सब कास्ट कोटा प्रमोशन के लिए रखेंगे। अगर तुमने एक जगह सब कास्ट कोटा रख लिया, मतलब यहां पे कुछ बदलाव पक्का होने वाला है। चलिए देखते हैं। 2020 आया, सुप्रीम कोर्ट आया। 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा हेल्ड दैट कोर्ट्स 2004 डिसीजन इन ईवी चिन्नैया रिक्वायर्ड रिकंसीडरेशन। फाइनली 2020 में अरुण मिश्रा की बेंच ने बोला कि 2004 में चिन्नैया साहब ने बोला कि यार ये इक्वालिटी का वायलेशन है, होमोजीनियस ग्रुप है, नहीं इसको वापस देखना पड़ेगा, हम नहीं मानते। मतलब चेंज आनी स्टार्ट हुई। रूलिंग नोटेड दैट कोर्ट एंड द स्टेट कैन नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर, ये लाइन अंडरलाइन करके रखना, एंड शट इट्स आईज ऑन स्टार्क रियलिटीज। भाई कोर्ट है ना, आंख बंद करके नहीं बैठने वाला है। आप बोल रहे हो सारी की सारी शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस है, चिन्नैया साहब ने बोला, बोलते हैं हम नहीं मान रहे, ये आंखें कैसे बंद कर लें हम, नहीं है सब होमोजीनियस। द रूलिंग डिसएग्रीड विद द प्रीमाइसेस दैट शेड्यूल कास्ट आर होमोजीनियस ग्रुप्स एंड सेड दैट देयर आर अनइक्वल्स विद इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, के भाई साहब इस शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कुछ लोग हैं जो अभी तक नहीं बेनिफिट उठा पाए रिजर्वेशन की, और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार उनका भी है कि वो भी आगे बढ़ सके, विकसित हो सके। एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट पे नहीं मानते, हर किसी के अंदर एक सब कैटेगरी है। ये चीज अब हो रही है बहस। ये थी 5 जज की बेंच। अब 2023 में क्या हो रहा है कि द सेम इश्यू कि भाई सब कोटा होना चाहिए कि नहीं, यहां पे सिर्फ इतना बोला रिकंसीडर करना है हमें। अब रिकंसीडरेशन होता है या नहीं होता है, कैसा होता है अगर होता है तो, ये अब 7 मेंबर की बेंच जो है इसको देख रही है, जिसके हेड हैं हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ सर। अब आर्ग्यूमेंट स्टेट का क्या है, इस पूरी कहानी में मैंने फैक्ट बताया, प्रोग्रेस कैसे चला 1975 से 2023 तक। स्टेट क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है? States have argued that subclassification is essentially an application of creamy layer formula, where instead of excluding the better of caste from the scheduled caste list, the state is merely giving preferential treatment to the most disadvantageous caste. पंजाब, आंध्र प्रदेश जो भी ये लॉ आ रहे थे, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई हम बाकी एससी को बाहर थोड़ी निकाल दे रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो ज्यादा बैकवर्ड है शेड्यूल कास्ट में, उन्हें प्रेफरेंस देके आगे लेके आ रहे हैं, ताकि समानता बनी रहे सारे शेड्यूल कास्ट के अंदर, सबको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। हम तो आर्टिकल 14 को बेहतर अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्यों मान रहे हो हम वायलेट कर रहे हैं? सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सब कास्ट कैटेगरीज, ओबीसी और अंत्योदय में ऑलरेडी हमने सब कैटेगरीज देखे, और साथ ही साथ में हमने शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन को भी देख लिया कि अब सब कैटेगराइज के थ्रू किया जा रहा है। अब इशू क्या है? इशू मेजरली है कि एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बैकवर्डनेस होगी इधर, कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगेगा। जैसे पंजाब ने वाल्मीकि को ज्यादा पिछड़ा हुआ माना, मजहबी सिख्स को माना, ये बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया क्या होगा फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट मान भी ले तो बैकवर्डनेस ज्यादा कौन सा है? लेकिन आज ये उतना पॉलिटिकली मोटिवेटिंग थोड़ा तो रहेगा, बट स्टिल वी हैव सॉल्यूशंस कि हमारे पास एससीसीसी का डेटा है जो हमें बैकवर्डनेस दिखा सकता है। उनका परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस के अंदर कितना यूज कर पाए, वहां से हमें पता चल सकती है। दूसरा, अनटचेबिलिटी तो अनटचेबिलिटी है ना। जब रिजर्वेशन दी ही गई इसी बेसिस पे, ऑल द शेड्यूल कास्ट वर दोज पीपल हु बिकेम द विक्टिम्स ऑफ अनटचेबिलिटी।
अब इस अनटचेबिलिटी को तुम डिवाइड कर रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक नहीं लग रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा एग्जैगरेट नहीं लगेगा? ये ज्यादा अनटचेबिलिटी का शिकार है, ये 30% है, ये 70% है। भाई एट दी एंड दोनों की कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी से लड़ाई है, या दोनों के दोनों उसके शिकार हैं। तो ये दो इश्यूज हैं जिसके बेसिस पे लोग बोलते हैं कि यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, अगर सब कास्ट कैटेगरीज करो तो पॉलिटिकली मोटिवेटिंग मूव ज्यादा लग सकता है। वर्डिक्ट क्या है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि ये अभी कोर्ट इसके ऊपर बहस कर रहा है, शायद एक वर्डिक्ट अभी मुझे या आपको देने के लिए शायद हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है, बिकॉज इट इज स्टिल डुवेल्ड बाय द कोर्ट। लेकिन फिर भी एक ओपिनियन बनाना पड़े किसी चीज में लिखने के लिए, कहीं पे बहस करने के लिए, तो शायद आप इन दायरों को समझ सकते हो। ये पूरी की पूरी डिबेट चल रही है इन दो पहलू के बीच में, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। एक वर्ग का मानना है कि इक्वालिटी का वायलेशन है, लेकिन अब अगर हम सिंपल तरीके से इस चीज को समझें तो किस्सा कुछ ऐसा आ रहा है। शेड्यूल कास्ट, आज ये क्लियरली फैक्ट पे पता चल रहा है, ये शायद कुछ लोअर है, ये कुछ अपर है, मतलब बेटर डेवलप लिख दे रहा हूं, ये लेस डेवलप्ड है शेड्यूल कास्ट। अब इनको प्रेफरेंस दे रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वालिटी का। लेकिन लेट्स सी, इक्वालिटी इतने सिंपल से है क्या? इक्वालिटी का मतलब क्या है? ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली। दैट मीन्स ये दोनों टेक्निकली अनइक्वल है कंपैरिजन में। इक्वल कहां पे है? दोनों अच्छे से याद रखना, ये इक्वल है, दोनों शेड्यूल कास्ट है भाई। अनइक्वल कैसे है? डेवलपमेंट के स्तर पे। तो जाति के स्तर पे दोनों इक्वल है, बोथ आर शेड्यूल कास्ट, बट अगर डेवलपमेंटल मैट्रिक्स देखी जाए तो शायद ये अनइक्वल है। अब अगर आप इस अनइक्वल को इक्वली ट्रीट करो तो क्या वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? बिकॉज इक्वालिटी कैन नेवर बी एस्टैब्लिश्ड इफ यू आर ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वली। सेकंड, अब अगर इनको मैं इक्वल ट्रीट करके आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा हूं तो क्या वो सोशल जस्टिस है? Are we doing justice to these people who are still backward despite 75 years of our independence, that we are not able to enhance their human indicators, mobility? Therefore, in contemporary time, the equality should be understood from a more broader pattern. Because at present, the scheduled caste may be treated equally on the basis of their caste matrix, but the very Supreme Court has said that our reservation is largely based on narrow understanding of caste. It's time today to change that understanding by the court itself. Supreme Court in the matter should consider that these people are not purely equal. They are only equivalent in caste categories, but with respect to their developmental aspirations, they still largely remain unequal. And if unequals are treated equally, then it would be more higher violation of Article 14 in comparison to the violation which at present is debatable. Therefore, कहीं ना कहीं आज हमें थोड़ा सा एक सब कास्ट कैटेगरी या सब कोटास को डिस्कस करना चाहिए और कुछ हद तक इंप्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए, ताकि एवरी पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट कैरीज द कैपेसिटी टू बिकम मोर एम्पावर्ड। और ये इससे अचीवमेंट क्या होगा? इससे अचीवमेंट ये होगा कि एक बहुत महान सोशोलॉजिस्ट रहे इंडिया के, उन्होंने बोला कि हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी इज मोर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, नॉट ऑन एम्पेरिकल रियलिटी। This issue which is there in front of our honorable Supreme Court and its 7 honorable judges headed by Chief Justice of India, it is clear that it's time that this particular statement can be changed. हिस्टोरिकल रिजर्वेशंस, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स पे या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर रिजर्वेशन दी हमने,
कि इन लोगों के साथ शायद हजारों साल गलत हुआ तो रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट आज एम्पेरिकल सिचुएशन पे भी हमें इस रिजर्वेशन को देखना पड़ेगा, जहां पे ये जिनके साथ गलत हुआ ये आज इनके साथ और गलत हो रहा है, बिकॉज दे आर ट्रीटेड इक्वली विद द मोर डेवलप्ड scheduled caste. Therefore, although the matter is still under the judicial scrutiny, but one thing is clear, that if the sub-quotas are not established, the violation of equality would be much more dangerous than the violation which we are looking at present. Thank you so much, and I really helped. This session helped you. The goal was to just make you understand things on empirical basis. I hope you people would develop such opinions and use it when you debate, discuss, or write your answers. Take care. Have a nice day. Bye-bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।